नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज हम आर्थिकी कार्यक्रम में बात करेंगे एनबीएफसी। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। उस उद्देश्य के मद्देनज़र हम लोग भी, बनारस ग्लोबल टाइम्स भी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आपके सामने लाता रहता है। तो आज हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ वीडियो में मौजूद है श्री एम के पांडे जी। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो ये आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं और ख़ास करके बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का एक लंबा अनुभव है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है। आप तो पैसा अपना बैंकों में जमा करते हैं, एनबीएफसी कंपनी में जमा करते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है और उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आज एनबीएफसी पर। तो पांडे जी, ये बताएं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है क्या और इसके क्या कार्य हैं? धन्यवाद पाठक साहब। जो मॉडर्न बैंकिंग या मॉडर्न फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, ऐसे कहा जाए, उसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। हम फाइनेंशियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। उसमें बैंक्स, एनबीएफसी और फिनटेक, ये आज की बैंकिंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। बैंक से ज़्यादातर लोग परिचित हैं, बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेवाओं का काफ़ी प्रचार प्रसार है, लोग उसकी सेवाएं ले रहे हैं। एनबीएफसी अभी भी उतना लोगों में एनबीएफसी के प्रति जागरूकता का जो स्तर है थोड़ा कम है, जबकि एनबीएफसी भी अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपने एक बहुत अच्छा ये सोचा है, आपकी जो इनिशिएटिव है वो बहुत काबिल तारीफ है। तो हम लोग आज एनबीएफसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा, ये होता क्या है, तो नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। बैंकिंग से अलग हटके फाइनेंस कंपनी है, काम करना फाइनेंस का ही है और बैंकिंग नहीं है। मतलब इसको फाइनेंस कंपनी है लेकिन नॉन बैंकिंग। तो कहने का मेरा मतलब है कि बैंकिंग क्या जो कुछ कोर एक्टिविटी है जो इनसे अलग है, जिसकी वजह से इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हम लोग कहते हैं। बैंकिंग को हम लोग सभी लोग जानते हैं, बैंकिंग का काम है लोगों से डिपॉजिट लेना और लेंड करना, ये बैंकिंग की परिभाषा भी है। बैंक पब्लिक उसमें पैसा जमा करती है और बैंक फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के तौर पर किसी दूसरे को लोन मुहैया कराती है, और जो उसमें डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उनका मतलब इधर डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं, बोरोवर से इंटरेस्ट क्लेम करते हैं। एनबीएफसी भी वर्चुअली वही काम करता है, लेकिन फर्क केवल ये है कि बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक ले सकते हैं, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेता है। डिमांड डिपॉजिट से अभिप्राय है करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट का, ये इनका वो नहीं है, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं और पेमेंट सिस्टम के हिस्सा नहीं है। जैसे अपने देश में जो पेमेंट डिलीवरी का जो सिस्टम है उसमें बैंक डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं क्लियरिंग में, चाहे आरटीजीएस जो भी जो पेमेंट सिस्टम है उसमें बैंक उसके डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स है। एनबीएफसी पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो यदि कहा जाए एनबीएफसी क्या है, यदि हम अपनी बातों को समअप करें तो हम कह सकते हैं कि सूडो बैंकिंग सिस्टम है जो कि पब्लिक से पैसा तो लेती है, इनको भी पब्लिक से पैसा लेना है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, मतलब सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट ये नहीं खोलते हैं, उस मद में डिपॉजिट नहीं लेते हैं और पेमेंट सिस्टम के हिस्सा पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये इनका सामान्य बैंक से अलग हटके है। ये जो एनबीएफसी है वह सामान्य जो बैंक है उनसे कैसे भिन्न है? भिन्नता में 2-3 बातों को हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा। एक तो जैसे अभी हमने बताया कि ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, जबकि बैंक हर तरह के डिपॉजिट्स लेते हैं। ये पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनको थ्रू किसी बैंक के इनका पेमेंट होगा, ये बात होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बैंक्स का जो रेगुलेशन है, बैंक को जो आरबीआई रेगुलेट करती है, ये भी आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। बैंक्स को जो रेगुलेट करती है उनका नॉर्म्स थोड़ा अलग है और उसमें जो डिपॉजिटर हैं उनके डिपॉजिट का कुछ इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए तक का DICGCI के तौर पर जो इंश्योरेंस मिलता है। एनबीएफसी में वो सुविधा नहीं है, वो जो गारंटी कह लीजिए चाहे इंश्योरेंस कह लीजिए वो नहीं है। नंबर 1, ये ज्यादातर रिटेल
व्हीकल, इस तरह के जो लोन फाइनेंस करते हैं। बहुत बड़े जो कमर्शियल एडवांसेज इनको उस वाले में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो मौलिक बैंकों से फर्क यही है कि ये सामान्य बैंकिंग से अलग हट के इनका ये काम है। लेकिन है फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा, ये भी वो काम करते हैं, भी पब्लिक का स्टेक इनके पास आता है, पब्लिक का पैसा इनके पास आता है इन अदर फॉर्म, और ये लोन भी देते हैं पब्लिक को। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे अन्य बैंक नहीं है, सामान्य बैंक जो है वो रिजर्व बैंक यहाँ कुछ डिपॉजिट रखते हैं, तो क्या एनबीएफसी भी कंपनियां रखती हैं? जो डिपॉजिट की बात कर रहे हैं वो एसएलआर सीआरआर की बात आप कर रहे हैं, ये वो एसएलआर सीआरआर के इनके लिए जरूरी नहीं है, इनके लिए जरूरी नहीं है। एनबीएफसी जो कंपनी है ये प्राइवेट सेक्टर में है कि पब्लिक सेक्टर में है? ऐसे एक आंकड़ों के हिसाब से इंडिया में लगभग 9,000 से ज्यादा एनबीएफसी हैं। 9,000 से ज्यादा एनबीएफसी हैं, संख्या मतलब अलग अलग लेवल पर, और ये दोनों भी सेक्टर में है, सरकारी स्वामित्व वाले भी हैं और प्राइवेट स्वामित्व वाले भी हैं। हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे बहुत से को हम लोग जानते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी एनबीएफसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ये सरकारी क्षेत्र के हैं, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी एनबीएफसी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको नाबार्ड कहते हैं वो भी एनबीएफसी है, स्मॉल जो सीडबी जिसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, ये सारे के सारे सरकारी स्वामित्व वाले एनबीएफसी हैं। अच्छा। और प्राइवेट वालों को तो हम लोग खूब जानते हैं, बजाज है, एल&टी, एक लाइन से नाम लेते जाइए, ढेर सारे बहुत से हैं। मतलब मैंने बताया लगभग एक आंकड़े लगभग 9,000 से ज्यादा एनबीएफसी इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। तो दोनों सेक्टर में सरकारी स्वामित्व में भी हैं और निजी स्वामित्व वाले भी एनबीएफसी हैं, दोनों में, मतलब ज्वाइंट सेक्टर है, माने ज्वाइंट वेंचर नहीं है, दोनों सेक्टर सरकारी नियंत्रण स्वामित्व वाले भी एनबीएफसी हैं और मतलब जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्वामित्व वाले भी एनबीएफसी हैं। एक जमाना था कि बहुत से एनबीएफसी कंपनियां बंद हो गई थी, उसमें जनता जो का पैसा था वो बहुत लोगों का डूब गया, तो क्या आजकल भी ऐसा हो सकता है क्या? आपने बहुत संजीदा प्रश्न पूछा है। हो सकता है, इसका उत्तर तो है हाँ जी। अच्छा, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, जनता इसको शायद भूली नहीं होगी। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो थी, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, IIFL का करीब 90,000 करोड़ के आसपास का था, ये सभी एनबीएफसी थे, ये काफी संकट में आए, इसमें काफी लोगों के पैसे डूबे। अब चूंकि इसमें कोई DICGC जैसा कोई गारंटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो एक्सपोज तो है ही। इनके एनबीएफसी के जो फंड है उसके स्रोत क्या है? अच्छा, देखिए एनबीएफसी पब्लिक से भी पैसा लेती है। एनबीएफसी का जो मुख्य स्रोत है वो कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं। इनका जो सोर्स ऑफ फंड है उसमें लगभग आप मान के चल लीजिए कि 40 से 50% तक इनका बैंकों से बोरोड फंड है, जो लोन लेते हैं बैंकों से। करीब 20 से 30% है जो मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से। मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है जैसे ये बॉन्ड इशू कर देते हैं, डिवेंचर्स जिसको कहते हैं, वैसे करके फंड रेज करते हैं। और 10 से 20% के आसपास जो है ये सिक्योरिटाइजेशन का है, और कुछ जो है अपने जो इनके प्रोमोटर है उनकी इक्विटीज है। तो मेन सोर्स जो इनका यदि हम लोग हेड बांटे तो बैंक का लोन है, उसके बाद इनका मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डिवेंचर्स वगैरह जो इशू करते हैं वो है, फिर कुछ सिक्योरिटाइजेशन है और जो प्रोमोटर्स का इक्विटी है। ये 4 बेसिक मद में हम इनके सोर्स ऑफ फंड को डिफाइन मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। एक चीज ये है कि सामान्य जो बैंक है उनका तो अर्थव्यवस्था में योगदान दिखाई देता है, क्या एनबीएफसी का भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोई योगदान है इसका? आपने ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि एनबीएफसी की कार्य प्रणाली अभी भी कई बार सतह पर उतने नोटिस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आंकड़ा ये बताता है इंडिया में जो जितने टोटल क्रेडिट्स हैं उसका लगभग 25% क्रेडिट एनबीएफसी करती है। यदि 100 रुपए का क्रेडिट है मार्केट में तो आप मान के चलिए कि 25% के आसपास एनबीएफसी कर रहा है। तो जो 25% का कंट्रीब्यूटर है उसके कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी ये उन इलाकों में लेंडिंग करते हैं जहां पर सामान्य बैंक लेंडिंग नहीं करते हैं। इनका करीब एनबीएफसी के द्वारा दिया गया लोन का 50% से ज्यादा लोन इनका रूरल और सेमी अर्बन इलाके में और टायर 2 टायर 3 सिटीज में है। इनके द्वारा दिया जाने वाला लोन जो प्रोसीजरली थोड़ा आसान है, तो स्मॉल बोरोवर्स जो हैं
उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होते हैं। helpful होता है। 50,000, 1 लाख इस तरह के जो छोटे छोटे टिकट साइज के जो लोन्स होते हैं वो ये प्रोवाइड कराते हैं। बहुत से फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन या और जो इस तरह के जो रिटेल गोल्ड लोन जैसे मुथूट फाइनेंस जो अपना है, इस तरह से करके अर्थव्यवस्था में इनका काफी योगदान है सामान्य बैंकों की तुलना में। ठीक है, सामान्य बैंकों का स्केल थोड़ा सा अलग है, उनका फील्ड अलग है, इनका फील्ड थोड़ा अलग है, लेकिन जो करीब 30%, 25%, 30% टोटल क्रेडिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये छोटी रकम नहीं है। और उन सेक्टर्स को हिट कर रहा है, उन सेक्टर को दे रहा है जो अभी अदरवाइज जो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर जो सेगमेंट है उसके दायरे से छूट जा रहे हैं, या वहां के जो प्रोसीजर, उसके प्रोटोकॉल, उसकी फॉर्मेलिटी को पूरा करने में असमर्थ हैं। छोटे लोन जिनको चाहिए, स्मॉल बोरोवर्स जिसको कहते हैं, अपने इंडिया में उन छोटे टिकट साइज के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। स्ट्रीट वेंडर से लेकर के स्वरोजगार में लगे हुए ग्रामीण महिलाएं, पुरुष जो भी हैं, उन सबों को अभी भी बैंकों के जो प्रोटोकॉल है उसमें शायद उनको सुविधा नहीं मिल पाती है जिनको कि एनबीएफसी कवर कर रहा है। तो योगदान तो काफी बड़ा है। जो बैंकिंग सेक्टर है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सेक्टर है, इन दोनों में जो पैसा जमा होता है या लोन लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों से इसमें ज्यादा रहता है कि कम रहता है? थोड़ा ज्यादा रहता है। मतलब कि डिपॉजिट पर भी? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां तक सवाल है, आज की डेट में हर जगह डीरेगुलेटेड है। डीरेगुलेटेड से मेरा मतलब है कि अब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम इतना देना है या लेना है। वो ये ओपन है, मार्केट ड्रिवन है। आपका जितना ज्यादा आप यदि सपोज हमको सस्ता डिपॉजिट मिल रहा है तो हम सस्ते पर भी लोन दे सकते हैं, या हमारा फंड प्लानिंग मैनेजमेंट कुछ इतना बढ़िया है, एफिशिएंट है, हमारा ओवरहेड्स इतने कम है कि हम कम आमदनी में भी ज्यादा खर्चा कर सकते हैं तमाम। तो जैसे आय और व्यय का जो आमतौर पर लेखा जोखा है, तो जहां पर कम पैसे, कम रेट पर डिपॉजिट मिलेगा, वो कम रेट पर लोन भी दे सकता है। यदि उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम है तो और भी उसके पास बेनिफिट है। यदि दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है कमाने के, तो भी जो नॉन इंटरेस्ट इनकम, तो एनबीएफसी के पास कमाने के दायरे भी सीमित हैं। इनके पास जैसे सामान्य बैंकों को दूसरे एवेन्यूज जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम अर्न करने का, वो इनके पास नहीं है। तो इनका शुद्ध आमदनी ब्याज ही है, और ब्याज कमाना है, ब्याज देना है, और अपना जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो मैनेज करना है। तो स्वाभाविक रूप से इनका जो ब्याज दर है बैंकों के ब्याज दर की तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा। हमारे समझ से ज्यादा इसलिए होता होगा कि बैंकों की साख इतनी अच्छी है, तो एनबीएफसी में लोग क्यों जाएंगे, तो इसीलिए उनका अधिक रहता होगा। ये बताइए कि बैंकों में और एनबीएफसी में जो पैसा जमा होता है, तो एनबीएफसी में जो पैसा जमा होता है उसमें कितना जोखिम है? 100%। जो 100% जोखिम? 100% जोखिम। मतलब तब फिर भी लोग जमा करते हैं, पैसा करते हैं। सैद्धांतिक तौर पर एनबीएफसी में जो जमा किया हुआ धन है वो 100% रिस्क पर। 100% रिस्क मेरे कहने का ये है कि कोई भी स्टैट्यूटरी ऐसा प्रोविजन या मैकेनिज्म या इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि गारंटी करता हो कि मिनिमम इतना अमाउंट इंश्योर्ड है या गारंटीड है। जैसे बैंकों के मामले में DICGCI का अभी 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो वैसा इसमें कुछ नहीं है। तो कहना होगा कि ये जोखिम है। फिर आपका जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि इतने जोखिम के बाद भी लोग पैसा क्यों जमा करते हैं, तो आप एक उदाहरण के तौर पर चलिए, हम लोग सड़क पर चल रहे हैं तो किसी भी समय किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। सड़क पर चलते समय एक्सीडेंट का कितनी जोखिम है, तो कह सकता है कि 100%। लेकिन हर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है जरूरी नहीं। हमने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या फॉलो किए हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, जो अपने जो गैजेट्स हैं उसको यूज कर रहे हैं, सब कुछ का फॉलो कर रहे हैं, तो रिस्क कम हो जाता है। आप वही एनालॉग हम लोग इसमें भी लाते हैं। तो ऑल्दो सैद्धांतिक रूप से कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि हमारे होने वाले जोखिम को गारंटी करती हो कि हम आपको इतना पैसा लौटाएंगे, लेकिन फिर भी एनबीएफसी आरबीआई रेगुलेटेड हैं, और बहुत सी एनबीएफसी जो होती हैं जिनको कि स्टॉक में लिस्टिंग भी होती है, तो इनके ऊपर सेबी का भी कंट्रोल लागू होता है, रिजर्व बैंक का भी कंट्रोल लागू होता है। उस हालत में इनके पास भी तमाम जो ऑपरेशनल मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट का, अकाउंटेबिलिटी का, एसेट लायबिलिटी के मैनेजमेंट का,
इस पर काफी ध्यान दिया जाता है। और जो एनबीएफसी के जहां तक जो फेलियर की जो उदाहरण हम लोगों को मिले हैं, वो एनबीएफसी के फेलियर का जो एक सबसे बड़ा कारण रहा है वो रहा है एसेट लायबिलिटी का मिसमैच होना। जी। ये जो बड़े सपोज शॉर्ट टर्म का बोरो किया, डिपॉजिट लिया, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया, या वाइस वर्सा। आइडियली जितने की हमारी एसेट हो उसी से मैचिंग यदि लायबिलिटी हो तो मिसमैच नहीं होगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा हुआ है कि इनके एसेट लायबिलिटी का जो मिसमैचिंग हुआ है, और वो जब मिसमैच होने की वजह से ये अपने टाइम पर अपनी लायबिलिटी को, ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज नहीं कर पाया। और एक बार जब कहीं पर फेलियर की न्यूज आता है तो मार्केट में उसके बड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होते हैं, बड़ा वोलेटाइल रिएक्शन होता है इन्वेस्टर का, और उस समय इनको अपने कमिटमेंट को, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना दिक्कत होती है। इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने इसमें पैसा जितने भी इन्होंने लगाया है सबका सब पूरा का पूरा पैसा डूब ही जाएगा, क्योंकि ये लेकर के कहीं ना कहीं किसी एसेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। और अपने जो दो बहुत महत्वपूर्ण वॉचडॉग हैं, फाइनेंशियल वॉचडॉग अपने इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी, दोनों के निगरानी में होते हैं। यदि ये लिस्टेड है तो सेबी का भी गाइडलाइंस इन पर लागू होगा, और आरबीआई का तो गाइडलाइंस इनके ऊपर जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो इस पर रहेगा ही। आरबीआई ने भी काफी हद तक मतलब गाइडलाइंस दिए हैं। आरबीआई ने एनबीएफसी को उनके बिजनेस के साइज के आधार पर 4 लेयर में बांट रखा है। तो जो बड़े लेयर वाले हैं उनके लिए सरकार ने कर रखा है कि आपको सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना अनिवार्य है। यदि हो जाए तो एक एडिशनल वॉचडॉग उस पर लागू हो जाता है। तो लेयर 1 लेयर मतलब बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ऐसे करके 4 लेयर में बांट रखे हैं, और उनके बिजनेस के साइज पर निर्भर करता है। यदि 1000 करोड़ या उससे कम का है तो बेस लेयर हो गया, उसी हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं। अभी सरकार ने अभी रिसेंटली कुछ आरबीआई ने कह रखा है कि जिनका एसेट साइज 1 लाख करोड़, केवल अब जो उनका जो ये लेयर का जो क्लासिफिकेशन है केवल बिजनेस साइज से ही नहीं, और भी उसके अंदर पैरामीटर डाल करके मतलब थोड़ा उनके ऊपर कंट्रोल, मैनेजमेंट पर कंट्रोल, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है, ताकि इस पर पब्लिक का जो पैसा लगा है उसमें बिल्कुल जैसे एकदम क्या बताएं, अनसिक्योर टाइप का या बिल्कुल अनसर्टेन जैसा न रहे। क्योंकि जनता का विश्वास इनको भी कायम रखना होगा। जनता का विश्वास है तभी जनता इनको पैसे देगी। और चूंकि ये मेजर इलाके में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सरकार को, तो सरकार भी चाहेगी कि ये मजबूती से आगे बढ़े और अपना फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जो इनके हिस्से का काम है उसको मजबूती से निभाते रहें। तो एनबीएफसी की जो निगरानी है, अभी आपने बताया 2-3 संस्थाओं का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है जो कि एनबीएफसी पर जो निगरानी कर सके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट, कंपनी के रूप में तो कंपनी एक्ट, फिर यदि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो सेबी। जी। तो इनके जो जमा धन है वो अगर असुरक्षित हो जाती है, यानी कि मतलब बैंक कंपनी फेल कर गई या कंपनी घाटे में जा रही है, चाहे जो भी हो, तो क्या उस समय गवर्नमेंट का कुछ रोल है जो निवेशकों का पैसा बचाने के प्रयास कर सके? अल्टीमेटली फिर उस कंपनी के ही जो एसेट है उसी से उसकी लायबिलिटी को मीट आउट करना। अच्छा, तो मान लीजिए कि लायबिलिटी अगर कम होगी तो बहुत कम ही निवेशक को पैसा मिल पाएगा। तो उसी के जो अपने रिसोर्सेज है, जैसे आमतौर पर जो कंपनी वाइंड अप होती है उस हिसाब से इसको वाइंड अप किया जाएगा। अच्छा, मतलब सरकार अपनी ओर से बेल आउट करे या क्या करे वो तो पर्टिकुलर उस पर निर्भर करता है। लेकिन एज सच सरकार का कोई वैसा ऑब्लिगेशन नहीं है कहीं से कि कहीं से ला करके उसको अपने रिसोर्सेज से, अपने फंड से, अपने बजट से इनका पैसा लौटाए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आर्थिक कार्यक्रम में एनबीएफसी, और आप इससे आपको पता चल गया होगा कि बैंकों में रिस्क कम है, लेकिन एनबीएफसी में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट एनबीएफसी कंपनियां ज़्यादा देती हैं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी स्टूडियो में आने के लिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।